कर दिए ना स्टार्ट। देखिए बाबू, अल्टरनेटिंग करेंट स्टार्ट हो रहा है आज, तो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर कंटेंट कुछ थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। देखो जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट है किसी कंडक्टर में, तो आपका क्या फ्लो, मतलब जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। अब उसका ही रिवर्स प्रोसेस, कुछ उसका रिवर्स प्रोसेस क्या था, ईएमआई क्या था, अगर कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो मतलब उस एरिया से आपका क्या हो रहा है बाबू, फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है। अब फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, उसमें अगर टाइम के साथ क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसके वजह से क्या जनरेट हो रहा था, ईएमएफ, ठीक है। और अगर क्लोज सर्किट है बेटा, तो क्या जनरेट हो रहा था, बोलिए, तो आपका करंट, जो करंट आपका ड्यू टू द किसके वजह से इंड्यूस्ड हो रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए क्या होता है, एसी जनरेटर जो हमारे यहाँ, जिससे हमारा कह सकते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो ये सब जिस पर चल रहा है, ठीक है, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है और जिस करंट को मतलब कि यूज किया जाता है, वो अल्टरनेटिंग करंट ही है। तो नॉट ओनली आवर कंट्री, उसके बाहर भी सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ द एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, और ये चीपेस्ट है, बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन वहीं पर डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट आपका एक तो कॉस्टली है, दूसरी उसको अवेलेबल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसको अवेलेबल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ये जो आपका क्या कहते हैं डीसी करंट है, डीसी करंट का ध्यान से समझना बाबू। डीसी करंट को आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज को डिक्रीज कर सकते हैं, कभी भी याद रखना उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एसी वोल्टेज को आपको पता है ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप अप भी किया जाता है और स्टेप डाउन भी किया जाता है। तो ये सारी बातें, ये फ़ायदा है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। तो एक्चुअली में जो ईएमआई प्रोसेस का रिजल्ट था, ईएमआई प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो क्या है अपना बाबू, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये चैप्टर तो है, देखो कैसे कैसे बनाया गया। पहले तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया गया, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ लिए थे तो साथ में परमानेंट मैग्नेटिज्म भी पढ़ा दिया गया, उसके बाद ईएमआई पढ़ाया गया। और ईएमआई प्रोसेस का जो रिजल्ट है अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ देता है, अगर आपको क्लोज सर्किट में बेटा जोड़ोगे तो फिर उसके वजह से क्या मिलता है, कौन सा करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। और वो चैप्टर अब इसीलिए सिलेबस में रखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, पहला तो सबसे पहला कंटेंट है कि व्हाट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट। तो मतलब हेडिंग होगा आपका अल्टरनेटिंग करंट, हेडिंग वाली, किसे कहते हैं, ठीक है बाबू। तो देखिए आप अल्टरनेटिंग करंट किसको कहेंगे, समझना। एक ऐसा करंट, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। एक ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या है, कंटिन्यूअस चेंज होता है टाइम के साथ। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसका डायरेक्शन जो है बार बार क्या होता है, रिवर्स होता है, मतलब चेंज होता है, ठीक है। और दूसरी बात, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट वर्ड समझते हैं ना, वही मतलब है, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, ऐसा है बेटा। तो याद होगा बाबू क्लास 11 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, ऑसिलेशन, ठीक है, सर आपको पढ़ाए होंगे। तो ऑसिलेशन चैप्टर से बहुत कोरिलेट करेगा ये वाला चैप्टर, कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट। पढ़े हो कि नहीं, क्या बच्चे उब गए, किस चीज़ से, मतलब क्लास 11 के सिलेबस से। अच्छा, तो ऑसिलेशन नहीं पढ़े हैं क्या, आधा पढ़े, वही चल रहा था। अच्छा, वेव्स, उसके बाद जो साउंड वो नहीं पढ़े हैं। अच्छा
ठीक है, थोड़ा बहुत हम बताएंगे, लेकिन अगर पढ़े होते डिटेल्ड में ना तो ज़्यादा फायदा होता है इस चैप्टर का। क्या? हाँ, तो अब क्या था, जब पढ़ना था तो पढ़ ही नहीं है, पढ़ाया था। अच्छा चलो ठीक है, इधर देखिए, चलिए कोई बात नहीं बाबू, याद तो किसी भी तरीके से, दोनों में से कोई भी कारण हो, लेकिन ओवरऑल बात निचोड़ आती है कि वो पढ़े रहते तो यहाँ क्या होता, फ़ायदा होता। ये बात है, ये समझने का। चलो कोई नहीं, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं, बाकी दिक्कतें होंगी तो हम बताएंगे। इधर देखो, तो अल्टरनेटिंग करंट का पहले डेफिनेशन लिखिए तो क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसको लिखिए। अब इधर देखो, खास करके अपने सिलेबस में हमें जो पढ़ना है क्लास 12th के, वो हमारा कैसा मतलब ये करंट पढ़ना है। तो अल्टरनेटिंग करंट जिसका आप कह सकते हैं कि करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आता है, साइनोसोडल। साइनोसोडल समझते हैं, साइन एक्स का ग्राफ, सांप की तरह, समझ में है ना। तो वो वाला जो आपका ग्राफ है वही मेन पढ़ना, वही टाइप का कसरत का अल्टरनेटिंग करंट हमें क्लास 12 के अंदर पढ़ना है। तो देखो जैसे जो हमारे सिलेबस में है, अपने सिलेबस में, वो ये वाला है आपका बाबू, ये ठीक है। इसमें अब अगर आप बेटा ये ग्राफ किसके किसके बीच का है, तो आई वर्सेस टी का, बहुत आसानी से समझ आता है। ये क्या है आपका, तो एक समय पॉजिटिव एक समय निगेटिव, फिर से कह सकते हैं क्या होता है, पॉजिटिव, और ये पीरियोडिकली चलता रहता है, एक फिक्स इंटरवल और टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। अब देखो इसको भी तुम कह सकते हो, ऐसा नहीं है, कुछ इस तरह का जो शेप होगा ये भी कहलाता है आपका अल्टरनेटिंग ही, ठीक है। लेकिन ये सब हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन है अल्टरनेटिंग ही, सो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आपका बाबू ग्राफ है आई वर्सेस टी का, ठीक है। तो ऐसा करंट जिसका करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह का है, ये सब अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। जैसे देखिए एक और, इसको कहते हैं शॉर्ट टीथ वेव। ये भी आपका आई वर्सेस टी का ग्राफ है, ठीक है। तो ये सारी कैसा है, ये सारे क्या है, साइनोसोडल बोल रहे हैं, सारे क्या है आपका अल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम्पल है। बट हमें जो स्पेशली पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, पहला वाला साइनोसोडल, जो जिसका ग्राफ आएगा, वेव फॉर्म आएगा, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बनाइए यहाँ भी आप पॉजिटिव निगेटिव दर्शा सकते हैं। और भी प्रकार के ग्राफ होते हैं जो अल्टरनेटिंग है, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग को नहीं जानना है, इसलिए जितना है हम लोग सिलेबस के आसपास कहीं समझते हैं। हो गया, हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाबू, जैसे मान लो
ये भी I वर्सेस T का ग्राफ है। क्या ये अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है? नहीं। क्यों? हाँ, नेगेटिव। हाँ, तो नेगेटिव का मतलब क्या, डायरेक्शन कभी भी इसका रिवर्स डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ये अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल नहीं है बाबू। और एक देख लो, ये बताओ तो, ये तो हो रहा है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, टाइम इंटरवल अलग अलग है कहेगा नहीं। अगर मैं कहूँ कि हर एक साइकिल जो कंप्लीट करता है एक ही टाइम पे करता है, तब भी क्या अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है? नहीं। सुनना बाबू, अल्टरनेटिंग करंट हमें वो पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हम उसे कहते हैं जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड समझते हैं? जैसे हम लोगों ने जो बनाया था, छोटा सा बना देता हूँ, जो पिछले पे ये, इसमें ये जो है पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, यहाँ से ये क्या है आपका, अगर ए है तो ये भी कितना है बेटा, ए ही है। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब इससे कहते हैं मैक्सिमम जो जाता है ना करंट की वैल्यू, वो इसका क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड एक्चुअली में देखो तो मैंने ए से डिनोट कर दिया, जनरली वेव को करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आई वर्सेस टी का है, इसको आई नॉट और इसको भी आई नॉट। पीक करंट जो जाएगा, पीक वैल्यू यही ना होगा, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, दोनों तरफ पीक वैल्यू करंट का यही होगा बेटा। उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। देखो तो क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है? नहीं, डिक्रीजिंग है। ये भी अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल नहीं है। ये दोनों बना लीजिए, और इसके नीचे में दोनों एक के पास में दूसरा बनाना, ऐसा इस तरह से, ठीक है। एक यहाँ और एक यहाँ, और दोनों के नीचे जो लिखवाएंगे लिख लीजिएगा, कारण आपको, ताकि जब भी नोट्स आप पढ़ें तो आपको समझ आए। इसमें धीरे धीरे आपका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, ऐसा बनाना है आपको, ठीक है। तो लिखिए, इस वाले में लिखिए, तो इसमें, इसके नीचे में बोला था मैं कि नीचे में लिखिएगा, तो लिखिए द डायरेक्शन ऑफ द करेंट डजंट चेंज, द डायरेक्शन ऑफ द करेंट डजंट चेंज, so it is not an example of alternating current. So it is not an example of alternating current. आपको खास करके ये दो ग्राफ जो बना दिए हैं, एक बार मैंने देखा है कि पूछ देता है, घुमा के दे देगा, कहेगा कि एग्जाम्पल है कि नहीं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसके नीचे लिखो बाबू, इसमें लिखो, उसके नीचे में लिख लिया, अब इसके नीचे में लिखिए the amplitude ऐसा लिखो, the amplitude of this waveform decreases with the time. The amplitude of this waveform decreases with time. Therefore it is also not an example of alternating current. It is also not an example of alternating current. ठीक है, चलो इधर देखो बाबू। अब सर ये तो समझ गए कि अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं हम, फिर थोड़ा सा और फील ले लो। देखो इधर क्या कि बाबू, जैसे देखो एक रजिस्टर है, ठीक है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। इसमें अगर ध्यान से समझना, अगर आपने लगा दिया एसी सोर्स, ईएमएफ कौन सा, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ठीक है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो साइन का ग्राफ की तरह जो अभी बनाए थे, इस तरह से डिनोट कर, देखा होगा कभी बुक्स में, है ना। और इसको आप ऐसे करके, और ये मान लो तुमने इसको क्लोज कर दिया, तो आपको पता है करंट बहेगा सर। ईएमएफ अगर अल्टरनेटिंग हो चाहे डायरेक्ट हो, अभी तक जो लगाते थे, जैसे कि ये बनाते थे बाबू,
ये, ठीक है। इधर देखिए, ये जो बनाते थे आप, ये किस चीज़ के बना शो करता था? कौन सा ईएमएफ था ये? डीसी वाला। कौन था? डीसी, जो कैसा करंट देगा? कांस्टेंट करंट, स्टेडी करंट, जो आप पढ़े हैं, जो बैटरी देता है, ठीक है, सेल देता है। लेकिन ये कैसा करंट देगा? अल्टरनेटिंग करंट देगा। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब देखो ध्यान से, अगर मान लो अभी मैं ऐसा करंट का डायरेक्शन लिख रहा हूँ, देख पा रहे हैं, ऐसा मैं करंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर समय ऐसा ही नहीं, इसमें हर समय ऐसा ही फ्लो होगा। देखो ऐसा ही फ्लो होगा, यही फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स होगा। मतलब अभी ये उस इंस्टेंट का ये स्नैपशॉट है जिस समय करंट ऐसा इसमें बह रहा है, समझ आ रहा है? अगले ही पल करंट कैसा हो जाएगा? ऐसा, फिर अगले पल ऐसा। तभी तो ग्राफ क्या हो रहा है? एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। तो ये करंट लगातार इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है? वैरी। ऐसे करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। समझ आ रहा है? हाँ। अब देखो बाबू, हमें जो पढ़ना है वो साइनोसोडल पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऐसा। तो हमने याद रखिएगा, करंट अगर ये तब मिलेगा ना जब आप क्या रखेंगे, आपको मैं बता चुका हूं, ईएमएफ भी कैसा होगा आपका, कैसा अप्लाई करेंगे सर्किट में? अल्टरनेटिंग। तभी ना अल्टरनेटिंग ईएमएफ ही अल्टरनेटिंग क्या देगा? करंट प्रोवाइड करेगा। तो आप एक काम करो, अभी इसको ईएमएफ यहाँ लिखते हैं, इसका भी ग्राफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का भी ग्राफ है, यही होगा, और वेव फॉर्म कर सकते हो। और करंट जो मिलेगा वो भी कुछ इसी प्रकार का होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। तो इस पे आप डाल दो करंट, इस पे करंट वर्सेस टाइम का। तो देखिए इसका इक्वेशन क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो हमारे सिलेबस में है वो ये वाला पढ़ना है। देखो देखो अभी समझ आएंगे क्या क्या है। ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा पढ़ना है, जिसमें याद रखना ये जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है ना, जो एम्पलीट्यूड बोले थे, इसी का नाम क्या होता है? ई नॉट। ये पॉजिटिव तो ये क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ देखो ध्यान से, ये मैक्सिमम तो क्या, ये मैक्सिमम क्या होगा? आई नॉट। यहाँ होगा ये माइनस आई नॉट। प्लस और माइनस का मतलब ये नहीं समझिएगा कि प्लस और माइनस किसके वजह से है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन आ रहा है, ये एक्चुअली में इसमें ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ना है ना। ऑसिलेशन में तो यहाँ ऑसिलेशन में क्या होता है भाई? एसएचएम कोई बॉडी कैसे करता है बताइए? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? टू और फ्रो मोशन। किसी एक, कोई बात नहीं जानते हो बाबू, अभी हम बताएंगे, सब समझ जाएगा, ध्यान दो। जैसे एक मीन पोजीशन है और उसके देखो राइट साइड कोई बॉडी गया, फिर वापस, तो देखो टू फ्रो, देखो टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो। टू मतलब दूर, इस मीन पोजीशन से दूर, और फ्रो मतलब इसकी तरफ, समझ में आ रहा है? और ये जो कर रहा है ना, ये इसे ही कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। इसका जो इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। और उसका जो ग्राफ आता है तो वहाँ हम लोग लिखते हैं कैसे? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। एक समय देखो क्या हो रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो देखा गया साइनोसोडल जो हमें पढ़ना है, तो उसका जो इक्वेशन आता है वो आता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी इक्वेशन के रेस्पेक्ट में ये क्या है? E क्या है? देख रहा, मैं लिख रहा हूँ, वेयर E इक्वल टू है बाबू EMF एट एनी इंस्टेंट। किसी एक इंस्टेंट का ये EMF का इक्वेशन है। अब देखो इसमें टाइम चेंज करोगे ना तो EMF क्या होगा? चेंज होगा। याद रखना, किसी इंस्टेंट में कितना EMF मिलेगा तो उसके कौन सा इंस्टेंट में चाह रहे हो, तो टाइम चाहिए तुम्हारे पास, वो टाइम को तुम यहाँ पुट करो, EMF की वैल्यू मिल जाएगी। बिकॉज ये EMF जो है, ये EMF जो है ये अल्टरनेटिंग है। ये तो मैग्नीट्यूड इसका वैरी कर रहा है, साथ में
डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है। दैट्स वाई एक इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ E होता है ये है EMF एट एनी इंस्टेंट, और यू कैन से दैट इन अनदर वर्ड, इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, कि इंस्टेंटेनियस EMF। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस EMF भी आप इसको बोल सकते हो बाबू, इंस्टेंटेनियस EMF। ठीक है, अब देखो, और E नॉट क्या है आपका? E नॉट है मैक्सिमम EMF, जो पाएगा, जो भी EMF आप साइनोसोडल का जिसका इक्वेशन लिख रहे हो, वो अपना मैक्सिमम EMF क्या पाता है, वो है आपका क्या? E नॉट, पीक वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, इसी तरह से I का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? तो I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जहाँ पे खुद से आप बोल सकते हो I क्या होगा, बोलो तो वेयर करके, I क्या होगा? इंस्टेंटेनियस करंट या करंट एट एनी इंस्टेंट, जो बोलना है बोल सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या अल्टरनेटिंग करंट, बात एक ही है। एंड आई नॉट क्या हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और पीक करंट, जो भी वो एक बार जाएगा। देखो, मैक्सिमम करंट यहाँ गया है, फिर मैक्सिमम करंट यहाँ गया है, मैक्सिमम यहाँ गया है, तो जो एक बार जाएगा वो है आई नॉट। समझ गए? तो आप इसको पहले लिखें, फिर बात करते हैं। ये नहीं लिखने की, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइड से। ठीक है, ये वाला ये ज़रूरत नहीं है, ये तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ लिखिए। देखो, इधर देखो, मैंने आपको इक्वेशन बताया एक, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, समझिएगा जरा, इसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ I क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट क्या है, पीक करंट। ठीक है, एक और बात, ओमेगा टी को क्या बोलते हैं? ओमेगा टी को हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। ठीक है, और सर ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? तो तुम्हें पता है ओमेगा क्या है? एंगुलर, बोलो एंगुलर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है बाबू 2 पाई अपॉन में टी, टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में, और फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में होता है 2 पाई एफ। ठीक है, या इसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं, कोई बुक करता है न्यू ऐसे लिखते हैं, स्मॉल भी को थोड़ा ऊपर तक न्यू। ठीक है, तो न्यू से भी फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है, एफ से भी किया जाता है। तो आप कहीं ये देखो तो सोचोगे कि सर बताया नहीं, दोनों मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा का 2 पाई बाई टी और 2 पाई एफ। बाबू कई बार हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, इसलिए सब कुछ पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स बना के बहुत अच्छे से इसको आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, बाकायदा नीचे से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो लिखिए, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट।
तो देखो बाबू, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है, इन दोनों के बीच बाबू क्या डिफरेंस होगा, देखो है ना, एक एक करके। चलिए बीच में लाइन खींचते हैं, फिर इधर लिखते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, और इधर लिखते हैं डायरेक्ट करंट। देखो आपको ऑलरेडी पता है कि टाइम के साथ ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसका क्या होता है, चेंज होता है। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, टाइम और इस पे आई, ठीक है, ये चेंज होता है। लेकिन इसका जो है खेल कुछ ऐसा कि ये सिनेरियो कि टाइम के साथ ये चेंज नहीं होता है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जो भी वैल्यू मिलेगा आई का वो हमेशा कांस्टेंट। मान लो जो के मिल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, मान लो I1 मिल रहा है, तो I1 करंट हर टाइम के लिए वही करंट होगा। तो आप ग्राफ बनाएंगे तो ये टाइम एक्सिस के क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा ऑलवेज, ठीक है। चलो तो ये पहला आपका ये डिफरेंस है, ओके। दूसरा, अच्छा इसका जो आपको क्या बोलते हैं प्रोडक्शन कहाँ से होगा, एसी का हम ऑलरेडी आपको बात कर चुके हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर डैम बांध के नदी को, और जहाँ हमें क्या क्या बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन किया जाता है, वहाँ प्रोडक्शन हुआ। चाहे नॉर्मली देखिए शादी विवाह में होता है फंक्शन घर में, उसमें आप देखते हैं दरवाजे पर जनरेटर चालू कर देता है, जनरेटर तो हाँ, तो उसके अंदर में क्या है, हम लोग दरवाजे पे उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, हकीकत यही है। तो एसी जनरेटर के अंदर, डायनमो के अंदर, उसको वहाँ भी एसी जनरेटर और डायनमो ही होता है, यहाँ भी छोटे रूप में वही होता है। वहाँ बड़े पैमाने पर होता है, यहाँ छोटे पैमाने पर होता है एक ही से। तो देखो, इट इज प्रोड्यूस्ड by AC जनरेटर और क्या कर रहे हो तुम लोग, डायनमो, ठीक है। पानी पी लेना बाद में, इधर देखो, ठीक है बाबू। अब इसका प्रोडक्शन कहाँ से करते हैं, एसी जनरेटर और डायनमो, और उसको डीसी को सेल, सोच लो सेल लिखेंगे या फिर और कुछ लिखेंगे, या सेल सही है, सेल या बैटरी। भाई सिंपल है, ये करंट कहाँ से मिलता है हमको, सेल या बैटरी से ही तो मिलता है, तो इसमें सोचना क्या है इतना। तो सेल, या ऐसे लिखो ना, पूरा लैंग्वेज लिख लो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल या फिर बैटरी, ठीक है बाबू। चलो तीसरा, एक एक करके लिखते चलिएगा साथ में। इट इज चीप मतलब सस्ता होता है, इट इज चीप, ठीक है। दैट्स वाई इसको 99% जहाँ भी यूज होता है वहाँ इसको यूज किया जाता है। अब देखते हैं, अब देख लो बाबू, इंडस्ट्री से लेके घर में से सब जगह जितने अप्लायंसेज आ रहे हैं आपके घर के भी, देखो डोमेस्टिक पर्पस के लिए,
जैसे किचन का देख लो, मिक्सी से लेके और मिक्सी ग्राइंडर से लेके ओवन से लेके जो देखना है देख लो, सारा कौन सा ऐसा है कि बैटरी वाला करंट पर चलता है? नहीं है। किस पे चलता है? अल्टरनेटिंग करंट पे। तो कहीं ना कहीं आपको 99% चीज़ों में इसी का इंडस्ट्री से लेके डोमेस्टिक पर्पज हर जगह इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो है एक तो कॉस्टली पड़ता है ना, यहाँ पे ईटीज कर देते हैं, ईट छूटा हुआ है। ठीक है, इधर देखो बाबू, ये क्या है आपका? ये तो एक तो कॉस्टली है, तो इट इज कॉस्टली एंड मुश्किल से 1% जो बचा ना वही जगह इसका यूज है, ज़्यादातर यूज नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप वहाँ तक लिख चुके होंगे। ठीक है, इधर देखिए चौथा, ये जो है आपका मिनिमम हीट लॉस करता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। देखो ये बहुत कम हीट आपको लॉस करता है, बात नहीं करी बाबू, हीट बहुत कम लॉस करता है कि एक जगह से दूसरे जगह हम इसको भेजते हैं तो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करता है कौन? तो आपका डायरेक्ट करंट। हीट लॉस टेक्स ब्रॉडली, ऐसा लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है बाबू, तो बहुत ज़्यादा हीट लॉस होता है जब इसको भेजा जाता है। आपको अगर डायरेक्ट करंट को आपको पता है ना, तो पढ़े होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। हीटर जिस पे खाना बनता था पहले, याद है ना, स्पायरल फॉर्म में आता था, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही था। सोचो कितना हीट ये जनरेट करता है। तो सारा हीट क्या होता है? हवा में ट्रांसफ़र करके एनर्जी बर्बाद ही होता है। तो इसमें एनर्जी बहुत बर्बाद होता है, हीटिंग इफेक्ट बहुत शो करता है, लेकिन ये बहुत कम। ठीक है, इसीलिए इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा है बाबू। ठीक है, लास्ट वन, पाँचवा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसका क्या कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज इसको कर सकते हो। किसके थ्रू? बोलिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। लेकिन इसको आप डिक्रीज शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? बोलो, डीसी करंट कैसे कम कर सकते हो? रेजिस्टेंस बढ़ा के। बिल्कुल, रेजिस्टेंस बढ़ा के हम डीसी करंट को कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस दोगे उतना ही एनर्जी लॉस होगा, है ना, आपको पता है। तो एनर्जी लॉस बोले तो हीट के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन कम कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते हैं। तो दैट्स वाई इसको इसके बारे में लिखेंगे कि इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय लगे रहो, है ना, बाय ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और पांचवा, इट कैन ओनली डिक्रीज, है ना बाबू। इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, ये आपको बोर्ड्स में पूछता है डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। आए, डायनेमो क्या होता है? एसी जनरेटर पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में लास्ट में, तो उसमें बताएंगे। डायनेमो देखो इधर, डायनेमो एक ऐसा चीज़ है जिसको रोटेट करने पर ना, उसमें आर्मेचर होता है, दो आपको कह सकते हैं कि पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स,
नॉर्थ और साउथ। उनके पता है आपको कि नॉर्थ और साउथ के बीच क्या होगा, बोलो, ज़बरदस्त मैग्नेटिक फील्ड होगा। और उसमें अगर आर्मेचर को आप घुमाओगे तो क्या होता है, उस आर्मेचर मान लो रेक्टेंगुलर शेप का है, सपोज दैट, इधर देखो तो रेक्टेंगुलर शेप का है बेटा, तो देखो ध्यान से, इसका एक एरिया है और एरिया से फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है। तो देखो यहाँ ऐसे है, मान लो परपेंडिकुलरली मैक्सिमम फ्लक्स आर पार हो रहा है, ऐसे करोगे तो क्या होगा, उससे थोड़ा कम, उससे और कम, उससे और कम, अब जीरो। क्यों? क्योंकि पैरेलल हो गया। समझ में आ रहा है? अब फिर बढ़ता जाएगा मैक्सिमम। नहीं समझ रहे हैं? तो ये जब हम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या कर रहे हो, चेंज। याद है मैंने ईएमआई में पढ़ाया है आपको, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, एरिया चेंज करके और एंगल चेंज करके, किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको चेंज करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इसमें क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ। ठीक है, इसी इधर देखो, इसी चीज़ को, पूरा सेटअप को बोलते हैं डायनमो। ठीक है, जिसमें जो एसी जनरेटर में काम आता है। ठीक है, एसी कर सकते हो ईएमएफ को प्रोड्यूस करने में। तो आगे बढ़ते हैं बाबू, इधर देखो, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करेंट का बेटा बेसिक मैंने आपको दे दिया। यहाँ के बाद अब जो मेन पढ़ना है वो क्या है, आरएमएस और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, और दूसरा यही चीज़ पढ़ना है अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए भी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। आरएमएस अभी नहीं पढ़ना, अभी मीन और एवरेज पहले पढ़ लेते हैं। मीन और एवरेज जिसको बोलोगे सो पहले पढ़ना है, आरएमएस बाद में, रूट मीन स्क्वायर बाद में। ठीक है, तो लिखिए पहले मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले करंट का ही निकाल लेते हैं, बाद में ईएमएफ का निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए ये मीन या एवरेज निकालने की ज़रूरत किसके लिए पड़ती है, जो कांस्टेंट है, जो चेंज हो रहा है, तो बाबू ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका है। इधर देखना ज़रा, जैसे मान लो एक टाइम पीरियड के लिए अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ, देखो ये, तो जितना एक यहाँ पर एक टाइम पीरियड कंप्लीट, एक साइकिल, फिर यही चीज़ क्या होगा, रिपीट, फिर से देखो ये चीज़, देखो यहाँ से यहाँ ऐसा, एक साइकिल कंप्लीट, फिर एक साइकिल कंप्लीट। तो एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में तुम देखो बेटा, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि किसी चीज़ के लिए जितना पॉजिटिव है और उतना ही नेगेटिव है, तो आप उस ड्यूरेशन का अगर एवरेज निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो दैट्स वाई मीन और एवरेज वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट का होता है वो एक टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है, वो कितना के लिए होता है, हाफ टाइम पीरियड के लिए। क्योंकि एक टाइम पीरियड में आपका मीन और एवरेज वैल्यू क्या मिलता है, जीरो। ठीक है, हाँ, तो पहले तो यही बात हमें लिखना है। लिखिए तो द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट during a time period is zero. Therefore, full stop देकर, therefore we have to calculate mean or average value for half time period। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, ये एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का होता क्या है, पहले ये समझो। इधर देखना, इसके लिए मैं दो सर्किट वही बनाने जा रहा हूँ। मान लीजिए एक रजिस्टर है, इसके अबाउट एक एसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, तो ये जो करंट देगा,
मान लो किसी टाइम पर ऐसा करंट का डायरेक्शन है, फिर रिवर्स भी होगा, ठीक है, पता है आपको, मैं बस समझा चुका हूँ ये बात को, ठीक है। तो ऐसा करंट है, तो देखो, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट डीसी करंट, ऐसे डिफाइन होता है, इज दैट डीसी करंट विच सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज टू द सर्किट एज एन अल्टरनेटिंग करंट इज सेंडिंग फॉर सेम टाइम इंटरवल एंड फॉर द या टू द सेम सर्किट। नहीं समझ आया होगा हम जान ले, ये पहली बार में समझ आता ही नहीं, किसी को नहीं आएगा। देखो क्या कहता है, सुनना बेटा, एक अल्टरनेटिंग करंट का, समझना बाबू, अल्टरनेटिंग करंट का जो मीन और एवरेज वैल्यू वो डीसी करंट है, वो डीसी करंट का वैल्यू है, जो ध्यान से समझना, अगर इसको तुमने लगाया है, ध्यान से समझना, तो आई अगर मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना चार्ज को इसमें रन करा रहा है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर तुमसे मैं वही वो टाइम बोल दूँ हाफ साइकिल, ठीक है, तो हाफ साइकिल के लिए कितना चार्ज इसमें दौड़ा रहे हैं, ध्यान से समझ आ रहा है। जो भी चार्ज का अमाउंट होगा, मान लो ऐसे फॉर द एग्जांपल 100 कूलम, 100 कूलम, ऐसा होगा नहीं कि ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, 100 कूलम चार्ज अगर दौड़ा रहा है एक हाफ टाइम ऑफ कसो इंटरवल में, मतलब कि हाफ टाइम पीरियड में, ये अल्टरनेटिंग करंट 100 कूलम इसमें दौड़ा रहा है, तो उतने ही टाइम में एक ऐसा डीसी करंट जो उतना ही चार्ज अगर डीसी सर्किट में लगाया जाए तो उतना ही चार्ज को दौड़ाए, तो वो डीसी करंट का वैल्यू जो होगा उतना ही वैल्यू को हम क्या बोलेंगे इस अल्टरनेटिंग करंट के लिए, मीन और एवरेज वैल्यू। समझ आया? तो फिर से समझो कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट DC current which send the same amount of charge to the circuit as alternating current to the same circuit and for the same time interval। समझ आ गया? मतलब वो DC करंट का वैल्यू है मीन और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का के बराबर, जितना कि आपका एक डीसी सर्किट अगर होता तो वो चार्ज सेंड करता किसको, एक चीज बताओ, करंट बहता है इसका मतलब क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। तो चार्ज सेंड करता मतलब चार्ज को दौड़ाता, उतना ही चार्ज को क्या कर रहा होगा, अल्टरनेटिंग करंट दौड़ा रहा होगा। तो उतना ही चार्ज अगर एक डीसी करंट भी अगर दौड़ा रहा है तो वो डीसी करंट का अमाउंट उस अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या कहलाएगा, मीन और एवरेज वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं तो लिखिए, तो लिखा नहीं। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, mean or average value of an alternating current is that amount of direct current, is that amount of direct current which sends 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 same amount of charge to a circuit as alternating current to same circuit for the same time interval या period of time, सब चलेगा, for the same period of time to the same circuit for the same period of time। ठीक है, इधर देखिए, मान लो ये करंट अल्टरनेटिंग करंट,
ठीक है, किसी एक टाइम टी के लिए, मान लो टी टाइम के लिए इसमें जो भी चार्ज दौड़ा रहा होगा, ठीक है, उतने ही टाइम के लिए उतना ही चार्ज अगर कोई डीसी करंट भी दौड़ाएगा, अगर डीसी करंट लगाएंगे तो, ठीक है, तो वो डीसी करंट का वैल्यू इस मतलब उसी के बराबर वैल्यू इस अल्टरनेटिंग करंट का क्या कहलाएगा, मीन और एवरेज वैल्यू। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, पक्का। तो आगे चलते हैं। तो आप देखो इसको कैसे ढूंढेंगे, कैसे निकालेंगे आप। एक तो है कि अगर डीसी चार्ज को निकालो, इसके चार्ज को निकालो, इक्वेट करो, इक्वेट करके उसके बराबर आंसर कर दो, एक तरीका वो है। एक तरीका है कि शॉर्ट थोड़ा सा छोटा उससे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं और डायरेक्ट हम लोग लाएंगे, फालतू का लॉन्ग कट में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे तो डीसी करंट डीसी कह रहे हैं, एवरेज और मीन वैल्यू निकालने का तरीका है, देखो आई एवरेज जिससे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और आई एवरेज कितना हो जाएगा बाबू, तो कैसे निकालोगे, देखो ये काम करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ना, देखो इधर क्या कह रहे हैं, सुनना कितना टाइम हो गया, लेकिन लंबा डेरिवेशन है, आधा पर फिर छोड़ेंगे मज़ा नहीं आएगा, ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, चलो।